नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है जलवायु आपातकाल। कई कदम उठाने के बावजूद जलवायु आपातकाल से निपटने की भारत की कोशिशें रंग नहीं ला पाई हैं। कार्बन मुक्त होने के वादे के लिए सख्त उपायों की ओर उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP26 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषण उत्सर्जक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत में 70% बिजली उत्पादन कोयले से होता है। प्रधानमंत्री की कोशिश भारत को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने की है जो जलवायु परिवर्तन के समाधान का हिस्सा है, न कि समस्या का। भारत ने अभी जलवायु परिवर्तन से मुकाबले को लेकर अपनी योजनाओं का खाका जमा नहीं कराया है, लेकिन माना जाता है कि वो 2015 में घोषित अपने लक्ष्यों में संशोधन कर सकता है। पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख देशों में भारत ही है जो ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित अपने लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर है। मिसाल के लिए भारत ने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता यानी जीडीपी की प्रत्येक इकाई में कार्बन की उत्सर्जित मात्रा में 2005 के स्तरों से 2030 तक करीब 35% की कटौती करने की योजना बनाई है। भारत ने 2005 के स्तर के लिहाज से 2020 तक अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता में कटौती 21% तक हासिल कर ली है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता की भागीदारी करीब 40% तक करने के 2015 के अपने लक्ष्य को भी भारत करीब आता जा रहा है। इससे उम्मीद है कि 2023 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेगा। कार्बन मुक्त का वादा। वृक्षारोपण के जरिए अपने कार्बन सिंक में 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करने के वादे में भारत पिछड़ रहा है। कोयला खनन क्षेत्र का निजीकरण करने की योजना ने इस प्रतिबद्धता को और धक्का पहुंचाया है। जानकारों की राय में भारत के लक्ष्य विज्ञान पर आधारित होने के बजाय भूराजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है। भारत की जलवायु महत्वाकांक्षा विज्ञान सम्मत नहीं है। वैसे देखा जाए तो कोई देश धरती को बचाने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। संशोधित लक्ष्यों को देखा जाए तो भारत 2030 से पहले कोयला इस्तेमाल का उच्चतम स्तर हासिल करने का वादा करने की स्थिति में है। इसका आशय यह है कि देश किसी एक खास साल में कोयले की खपत की अधिकतम मात्रा तय कर दे और फिर आने वाले वर्षों में उसे नेट शून्य तक लाने के लिए काम करता जाए। दूसरे प्रमुख उत्सर्जकों से उलट भारत ने 2025 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने का वादा अभी तक नहीं किया है। प्रदूषण का हाल। आज दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में हैं। जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव लोगों की सेहत और दूरगामी आर्थिक प्रगति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 7.1% है। ऐसे में भारत के सामने अपनी अलग तरह की चुनौती है। तमाम आकलन के मुताबिक 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत हर देश द्वारा तय किए गए योगदान धरती के बढ़ते तापमान को औसतन 2 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक लाने की तो गुंजाइश ही नहीं दिखती। क्या है रास्ता? वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने वाले 60% संसाधनों के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत से आने का लक्ष्य है। इससे भी अधिक जोर सौर और पवन ऊर्जा पर होना चाहिए। जल विद्युत परियोजनाओं से पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती कोयले के इस्तेमाल की है, जिससे सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।
ऐसे में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने से हम कोयले के इस्तेमाल की मजबूरी से मुक्ति पा सकेंगे। दूसरा कदम परिवहन की हरित व्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाने का है। इसके लिए निजी और सरकारी क्षेत्र से वर्ष 2030 तक लगभग 180 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। तीसरा, भारत को शहरी आवास की नए सिरे से परिकल्पित करने की जरूरत होगी। नई रिहायशी परियोजनाएं और कारोबारी संपत्तियों के लिए हरित नियम बनाने होंगे। विस्थापन का मुद्दा। कुदरती आपदाओं के कारण भारत में विस्थापित हो रहे लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। गरीब लोग इन आपदाओं का नुकसान सहन नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं ने पाया है कि देश के सबसे गरीब लोग इस कारण अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। शोधकर्ताओं ने 3 राज्यों के 1000 घरों का सर्वेक्षण किया। सर्वे में शामिल 70% लोगों ने कहा कि वे प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद विस्थापित हुए। देश के बहुत से गरीब लोग मौसमी आपदाओं के कारण होने वाली बर्बादी को वहन करने में नाकाम रहे हैं। सूखा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ ने पहले से ही संघर्ष कर रहे लोगों पर और अधिक दबाव डाला है। धन्यवाद।